हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरबीसीज़ के बारे में है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डब्ल्यूबीसी के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आरबीसीज़ के ऊपर है। इसमें हम लोग आरबीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनकी नॉर्मल रेंज क्या है, ये कहाँ पे बनते हैं और इनके साइज एंड शेप कैसा होता है, तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरबीसी मतलब ये हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। ओके, ये जो इरिथ्रोसाइट्स हैं ये इनका जो नॉर्मल रेंज होता है हमारी बॉडी में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ में पाई जाती हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाई जाती हैं। कि मतलब कि जो भी जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं और आरबीसीज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए हम आरबीसीज को मिलियंस में काउंट करते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बता दूँ कि आरबीसीज जो है वो बनती कहाँ है। तो इट इज़ द फॉर्म्ड इन बोन मैरो बाई आ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। मतलब कि आरबीसीज का बनना, इरिथ्रोपोइसिस का मीन्स होता है आरबीसीज का बनना। ठीक है, तो ये जो आरबीसीज हैं हमारे बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो बोन मैरो हमारा जो है वो स्टेम सेल में पाया जाता है। हेमेटोपोइसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हेमेटोपोइसिस के बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूँगी, तो उससे आपको उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हाँ, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये आरबीसीज जो है हमारे बोन मैरो में बनती हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए कि एम्ब्रियो में आरबीसी कहाँ बनती है, तो एम्ब्रियो जो हमारा होता है वो उनके जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सेल यानी कि लीवर और स्प्लीन में होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो जब एम्ब्रियो हमारा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब उसकी जो आरबीसीज धीरे धीरे बोन मैरो में बनने लगती हैं। ठीक, अब हम आरबीसीज के साइज एंड शेप के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो इनका जो आरबीसीज का साइज जो है उसकी जो है थिकनेस और डायमीटर की अगर बात करें तो थिकनेस उसकी 2.0 माइक्रोमीटर होती है और डायमीटर होती है 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और शेप की बात अगर हम करें तो आरबीसीज का हमारा जो शेप है वो कॉन्केव होता है। जैसे ये हम छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए, तो ये हमारी आरबीसीज हैं और ये आरबीसीज के अंदर का जो ये सरफेस है, सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब ये आरबीसीज मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनली या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सरफेस एरिया इसका बिल्कुल स्पेस खाली हो जाता है। और ये स्पेस क्यों खाली होता है? स्पेस इसलिए खाली होता है, इसका सरफेस एरिया इसलिए खाली होता है कि इसमें जो है हमारा HB यानी कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स
आरबीसीज पूरी बॉडी में सप्लाई कर सकें। अब हम आगे इसके डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स में दो तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। एक तो हमारा इरेथ्रोसाइटोपिनिया होता है और दूसरा पॉलीसाइथीमिया। तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब कि है आरबीसीज का लेवल कम हो जाना, डिक्रीज़ कर जाना मतलब। और अगर आरबीसीज का लेवल डिक्रीज़ कर गया तो फिर हमें एनीमिया की शिकायत होगी। और दूसरा हमारा पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि आरबीसीज का लेवल बढ़ जाना, हमारे बॉडी में बढ़ जाना। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आरबीसीज काउंट बढ़ गया हमारे बॉडी में तो उन्हीं आरबीसीज की वजह से हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को दिक्कत होगी। क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होती है उसे पंप करने, पूरी बॉडी में पंप करने का काम बेसिकली हार्ट हमारा करता है। तो अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो, अगर नॉर्मल रेंज की बात करें हीमोग्लोबिन के तो 12 to 16 ग्राम पर DL एडल्ट में पाया जाता है। ठीक, और अगर होल अमाउंट हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 to 16 ग्राम ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन हमारा कम होगा तो इससे भी हमारा एनीमिया जो डिजीज़ होती है वो कॉज होगी। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम का मतलब ब्लड आ जाता है और ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, मैंने लिखा भी है। और हीम का मतलब ब्लड, यानी कि इसमें आयरन, इसमें हीम में हमारा आयरन प्रेजेंट होता है और ग्लोबुलिन में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट हमारा 4% होता है और ग्लोबुलिन का जो प्रोटीन पार्ट है वो हमारा 96% होता है। बट मॉलिक्यूल्स दोनों के पास सेम होते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स हीम में भी प्रेजेंट होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लोबुलिन में भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ग्लोबुलिन यानी कि प्रोटीन की बात करें तो इसको जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 अल्फा ग्लोबुलिन और 2 बीटा ग्लोबुलिन। ओके, ये हमारा जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब आगे फर्दर अगर बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में तो हीमोग्लोबिन में जो ईच आरबीसीज काउंट जो होता है वो 280 मिलियन मोल ऑफ HB, मतलब कि ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये वाली, इतने हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को एक आरबीसी कैरी करती है। एक आरबीसी कैरी करके ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब अगर मैं आरबीसी के फंक्शंस की बात कर लूँ तो आरबीसी का काम है लंग से ऑक्सीजन ले करके पूरी बॉडी अदर ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। आरबीसी का मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जो कि आप सभी ये जानते हैं कि आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं और वो
डेली रूटीन में सर्कुलेट करती रहती हैं। तो आरबीसीज का काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीसीज की लाइफ स्पेन की। तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है, मतलब कि 120 दिन पूरा होने के बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, ब्रेक डाउन होने लगती हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है आफ्टर 120 डेज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, क्योंकि ये मैक्रोफेज इन स्प्लीन एक्स्ट्रा, मतलब कि स्प्लीन के में ये जाके अपन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। स्प्लीन को ही इसकी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी कि आरबीसी की कब्रगाह भी कहा गया है। ओके, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ये उम्मीद है। और मैंने जो भी आपको समझाया, जो भी पढ़ाया, वो आपको अच्छे से समझ में भी आया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी अगली वीडियो थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर लेकर के आऊँगी। अगर तब तक के लिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड एंड कलीग्स के बीच शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।